हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में ब्रिटिश शासक क्या चाहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। भारतीय रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना और देसी समाज को सभ्य बनाना। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषाविद को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलियम जोन्स के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें फ्रेंच और संस्कृत को छोड़कर सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये कथन असत्य है। जोन्स कानून का माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। ये कथन सही है। 1783 में जोन्स कलकत्ता आए, ये कथन भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में कार्यरत थे, ये कथन भी सही है। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है डैश कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषाविद। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हेनरी टॉमस कोलबर्ग और नेथेनियल होलवेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। दूसरा है, उन अधिकारियों का मानना था कि भारतीय सभ्यता को समझने के लिए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी था। तीसरा है, कंपनी के कुछ अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस
कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का भी ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिन्हें वे आदर और महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषाविद ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों ने साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों को भारतीय ज्ञान की बजाय पश्चिमी ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। ये कथन असत्य है। भारत को समझने के लिए यहाँ के प्राचीन पवित्र और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये सही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए, ये भी सही है। और ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता हो उसे मुंशी कहा जाता है, ये कथन भी सही है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था।
उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। अगला प्रश्न है, 1781 ईस्वी में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर मदरसा खोला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1791 में। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। दूसरा है, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे प्राच्यवादी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, केवल पहला कथन सत्य है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। दूसरा है, पूर्वी साहित्य ज्ञान से भरा हुआ है, इसीलिए अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए खर्चा करना चाहिए। तीसरा है, अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। चौथा है, भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी तथा संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने भारत को असभ्य देश मानते थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मैकाले। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। अगला प्रश्न है, कथन एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, थॉमस मैकाले। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी शिक्षा पर विचार करें। पहला है, मैकाले के अनुसार भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर खर्च करना चाहिए। पूर्वी ज्ञान की शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष थी। चौथा है, मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उस शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अगला प्रश्न है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में किसके नाम पर एक नीति पत्र जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स वुड। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वुड डिस्पैच के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे।
तीसरा है 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने सरकारी विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। चौथा है यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। उपर्युक्त कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैतिक शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईसाई प्रचारकों ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों पर अपना मिशन की स्थापना की। ये सही नहीं है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। ये सही है। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये सही है। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई प्रचारकों के गतिविधियों के विरुद्ध थी। ये भी सही है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। अगला प्रश्न है, प्रचारक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भय से अपना मिशन किस स्थान पर खोला?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी से रामपुर। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक प्रतिनिधि के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईसाई प्रचारक में 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का दौरा किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विलियम एडम्स। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम एडम्स। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलियम एडम्स की शिक्षा पर रिपोर्ट के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है, एडम्स के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी। दूसरा है, शिक्षा का तरीका काफ़ी जटिल था। बच्चों की फीस निश्चित होती थी। बेंच, कुर्सी और छपी हुई किताबें नहीं हुआ करती थी। तीसरा है, फसलों की कटाई के समय पाठशालाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। चौथा है, बच्चों की फीस माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों से ज़्यादा और गरीबों से कम फीस लेनी पड़ती थी। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थी के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देसी शिक्षा में सुधार के संदर्भ में कथन पर विचार करें।
पहला है 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। दूसरा है 1854 के कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। तीसरा है कंपनी ने सबसे पहले बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया। चौथा है जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रताएं बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। उपर्युक्त में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचारक पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के अंग्रेजी शिक्षा के विचार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। दूसरा है, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता को ही श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। तीसरा है, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। चौथा है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना देती है। उपर्युक्त कूट में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन नामक संस्था कब शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था।
अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो तथा जहां उनके विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। दूसरा है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। तीसरा है, टैगोर पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। चौथा है, उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य, साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, साहित्य और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 महिलाएं, जाति और सुधार से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।